डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ब्रांचेज हम पढ़ रहे थे। नंबर 7 पे है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से क्लियर है, न्यूक्लियस के रिलेटेड है। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई की बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज के रिलेटेड ब्रांच जो है उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, तो उनकी स्टडी को न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। नंबर 8 प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये प्लाज्मा शायद पहले पढ़ा है। मैटर की 3 स्टेट्स तो आप जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये फोर्थ स्टेट है, ये ना सॉलिड लिक्विड गैस में से नहीं है। तो ये स्टेट क्या है कि जो एटम्स हैं वो एटम की शक्ल में नहीं रहते, वो आयन्स बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है। तो इस स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं। तो इस मैटर ऑफ स्टेट यानी प्लाज्मा की स्टडी को प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। नंबर 9 है जियो फिजिक्स। It is the study of the internal structure of earth. Geo means earth. तो it is the study of the internal structure of earth. ज़मीन के अंदर के हिस्सों को स्टडी करना, ये जियो फिजिक्स कहलाता है। तो ये 9 ब्रांचेस थी, ये याद करें लिख के, तो स्कूल आके चेक कराएं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस इसके हमारे लाइफ में इसका रोल क्या है। फिजिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन सम फील्ड्स ऑफ लाइफ इज गिवन एज अंडर। रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस। रैपिड मतलब तेज। साइंस में जो ज़्यादा तरक्की हुई है फिजिक्स की वजह से हुई है। The rapid progress in science during the recent years has become possible due to the discoveries and invention in the field of physics. Physics में inventions and discoveries की वजह से ज़्यादा progress हुई है। तो discoveries होता है जो चीज़ पहले से हो और उसको find किया जाए, पता ना हो उसको find किया जाए। Invention नई चीज़ बनाई जाए, जब पहले चीज़ है ही नहीं उसको नई चीज़ बनाई जाए। तो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। द टेक्नोलॉजीज आर द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? साइंटिफिक नॉलेज को डेली लाइफ पे अप्लाई करना, प्रैक्टिकल लाइफ पे अप्लाई करना, इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा फिजिक्स ने दी है। Most of the technologies of our modern society throughout the world are related to physics. Example, a car is made on the principles of mechanics. Mechanics physics की branch है जो motion से related है। Refrigerator is based on the principle of thermodynamics. Thermodynamics ये heat की branch है, heat physics की branch है। डेली लाइफ यूजेज, जो ज़्यादा डेली हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें फ़िज़िक्स का क्या रोल है। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिज़िक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। हार्डली फाइंड अ डिवाइस, कोई ऐसी चीज़ शायद ही मिले कि जिसमें फ़िज़िक्स का रोल ना हो। कंसिडर पुली दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। पुली, तो बहुत सारी मशीनों में पुली यूज़ होती है, तो ये बहुत हैवी चीज़ों को लिफ्ट करने में, उठाने में पुली इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड नॉट ओनली टू गेट लाइट बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी ड्राइव्स फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एट्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ लाइट नहीं हासिल होती
पंखे वगैरह चलते हैं। द कार्स, एरोप्लेन्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए हैव शॉर्टन द डिस्टेंसेस को कम कर दिया है। एंड नाउ मैन डू नॉट लिव इन आइसोलेशन, तो अब इंसान अलहदा नहीं रहते, मतलब एक दूसरे के साथ, और डिस्टेंस तो है ही नहीं, ग्लोबल विलेज बन गया। डोमेस्टिक अप्लाइंसेस सच एज एयर कंडीशनड रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवन्स आर यूज्ड इन हाउसेज। तो ये सारा भी फिजिक्स की वजह से है। कम्युनिकेशन में इसका क्या रोल है? द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। दीज डिवाइसेज आर मेड आवर लाइव्स मच ईजियर, फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल दैन द पास्ट। तो इन चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी को पहले से बहुत ज़्यादा आरामदेह बना दिया है, कंफर्टेबल। मोबाइल फ़ोन, it allows us to connect people anywhere in the world and to get latest worldwide information। तो इसका यूज़ हर आदमी जानता है, तो ये भी फिज़िक्स की वजह से बना है। We can take and save pictures, send and receive messages of our friends. We can also receive radio transmission and can use it as calculator as well। Destruction in the world, दुनिया में तबाही हुई है तो वो भी फिज़िक्स की वजह से। द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो काज्ड हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियस नेचर। बड़ी शदीद किस्म की तबाही और नुकसान का भी सबब साइंटिफिक इन्वेंशंस बनी है। वन ऑफ विच इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नई नई इन्वेंशंस के डिस्कवरीज से, मशीनों से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुई है। एंड द अदर इज द डेडली वेपन्स। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और दूसरी ऐसे वेपन्स जो हज़ारों लाखों लोगों को एक ही वक्त में मार सकते हैं, फॉर एग्जांपल एटम बम। कंक्लूजन, तो रिजल्ट क्या है? फिजिक्स हैज़ आल्सो रजिस्टर्ड इट्स ग्लोरी ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स, इंडस्ट्री, तजारत में भी इसने अपना लोहा मनवाया है। ट्रेड, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड इन नटशेल on all pages of human life, and because of research in physics, standard of human living is improving day by day। तो इससे ज़िंदगी का मेयार बुलंद हुआ है। तो ये आज आपने याद करना है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक मास यूनिट क्या है? रिलेटिव मीन्स किसी और के रिलेशन से। relative atomic mass and atomic mass unit. The relative atomic mass of an element is the average mass of atoms of the element as compared to 1/12th the mass of one atom of carbon 12 isotope। कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन के आइसोटोप होते हैं जो एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हों। वैसे तो एलिमेंट कहते ही उसको हैं जिसके सारे एटम्स एक ही तरह के हों, लेकिन इसके बावजूद कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स डिफरेंट होते हैं, तो उनको आइसोटोप कहते हैं। तो ये कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ये इसके आइसोटोप हैं। तो कार्बन 12 की बात है, तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास है 12, तो उसको 12 हिस्सों में करें तो उसका एक हिस्सा जो है वो 1/12 हो गया। तो 1/12 को 1 यूनिट कहा जाता है। तो यही उसने बताया, फिर समझे ज़रा। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की एटॉमिक मास जो है इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ
1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 के हिस्से के साथ जो कंपेयर किया जाए उतना, यानी जिसका मैस है जितनी, वो एक 1 AMU समझी जाती है, यानी 1 एटॉमिक मैस यूनिट। 1 atomic mass unit. Based on carbon 12 standard, the mass of an atom of carbon is 12. तो कार्बन की 12 and 1/12 of it comes to be 1, तो इसका 12th हिस्सा 1 बन गया। क्योंकि इसकी एटॉमिक मैस 12 है, तो इसको 12 हिस्सों में डिवाइड करें तो 1 पार्ट जो है वो 1 बन गया, 1 यूनिट। When we compare atomic masses of other elements with carbon 12 atoms, they are expressed as relative atomic masses of those elements. The unit for relative atomic masses is called atomic mass unit. Atomic mass unit, AMU, which with the symbol AMU, atomic mass unit. One atomic mass unit is, जैसे कि पर पढ़े, 1/12 द मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 होता है, TH नहीं है, ये काट देना। व्हेन दिस एटॉमिक मैस यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज, तो अगर ग्राम में इसके बनाए जाए 1 AMU के, 1 एटॉमिक मैस यूनिट के, तो वो इक्वल होता है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। For example, mass of a proton equals 1.0073 AMU। तो उसके प्रोटॉन की मैस जो है वो ये है, और अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए या ग्राम्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये बन गया, यानी इसको 1.0073 को मल्टीप्लाई करें ना 1.66 10⁻⁻24 ग्राम से, क्योंकि 1 AMU इक्वल है इसके, तो 1.0073 AMU जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आ गया। सिमिलरली mass of a neutron is this 1.0087 AMU, तो इसको उससे मल्टीप्लाई करके तो ये ग्राम आ गया। mass of an electron, इलेक्ट्रॉन की मैस ये AMU, और इसको मल्टीप्लाई करें उससे 1.66 10⁻⁻24 से, तो ये आ गया। ये रिलेटिव एटॉमिक मैस है और इसको ग्राम में कन्वर्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर। कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिफरेंस बताएं। डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस। कंपाउंड केमिकली कंबाइन हुआ होता है और मिक्सचर वैसे ही मिक्स किया होता है। कंपाउंड में फिक्स रेशो होती है, इसमें कोई भी रेशो हो सकती है, और इसके कंपोनेंट्स जो हैं कंपाउंड के वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देते हैं, इसके कंपोनेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ से कायम रहती हैं। और कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है, क्योंकि एलिमेंट्स की रेशो एक ही जैसी रहती है। इसको फार्मूले से मिक्सचर को फार्मूले से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है, यानी कंपाउंड एक फॉर एग्जांपल एक गिलास भर लें पानी का, तो उसके हर कोने में पानी की कंपोजिशन एक जैसी है, H2O ही है, 2 हिस्सा हाइड्रोजन 1 हिस्सा ऑक्सीजन। लेकिन मिक्सचर जो है वो होमोजेनियस भी होता है, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस जिसकी कंपोजिशन एक जैसी हो, हेट्रोजेनियस एक जैसी ना हो, तो वो होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजेनियस भी, लेकिन कंपाउंड हमेशा होमोजेनियस ही होता है। तो इसका कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, और मिक्सचर का ये चेंज हो जाता है उसकी बनावट के लिहाज से। तो ये बताया गया है। नंबर 1, इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं। मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेज। सिंपल मिक्सिंग अप है सब्सटेंसेज की, वो एटम भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं,
उनको मिक्स कर लें तो मिक्सचर बन गया। नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कंपाउंड बनाते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। तो इसकी प्रॉपर्टीज पहले से एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर जो जिनसे बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टीज को ही शो करता है। नंबर 3, कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। इसकी कंपोजिशन फिक्स होती है और द मिनिमम नंबर एंड रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स मे नॉट बी फिक्स्ड। तो इसमें मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनसे ये बना हुआ है उसकी उनकी जो रेशियो है वो कायम नहीं होती, यानी फिक्स्ड रेशियो में नहीं होते। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता, आमतौर पे गर्म करके ठंडा करके मैग्नेट से इस तरह नहीं अलग किया जा सकता। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। कंपाउंड को फार्मूला से जाहिर किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। इसका केमिकल फार्मूला नहीं है। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स की होमोजीनियस मिक्स कंपोजिशन है, यानी हर जगह एक जैसी उसकी कंपोजिशन रहती है, चेंज नहीं होती है। तालाब का पानी हो या फिल्टर का पानी हो तो उसकी कंपोजिशन एक जैसी है। दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। तो मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, यानी कंपोजिशन हो सकता है एक जैसी भी रख लें और डिफरेंट भी रख लें। अ कंपाउंड हैज़ अ शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स है, हमेशा एक ही रहेगा। तो मिक्सचर का चेंज होता जाएगा क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज होते जाते हैं। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसका काम आज इतना ही है। बायोलॉजी। बायोलॉजी का पहले हमने पढ़ लिया है इसका एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, और अब हमने पढ़ना है ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। ऑर्गेनल सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स हैं, ये उसके ऑर्गेनल्स हैं। सेल के अंदर सब सेलुलर पार्ट्स भी इनको कहते हैं, यानी सेल के छोटे पार्ट्स। एंड सेल लेवल, और सेल यानी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके, और से इसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, अगर प्लांट है प्लांट की सेल वाल होती है। तो ये जो सेल पूरा बन जाता है इसका लेवल, यानी ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल, उसके पार्ट्स और जिनसे सेल बना हुआ है और सेल खुद। तो ऑर्गेनल फॉर्मेशन, बायोमॉलिक्यूल्स पहले पढ़े थे, बायो एलिमेंट्स 16 थे, फिर उनसे जो मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल 2 टाइप्स के थे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और फिर अब जो ऑर्गेनल है, बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो असेंबल होके, इकट्ठे होके, केमिकली कंबाइन होके, तो वो ऑर्गेनल्स बनाते हैं। सेल फॉर्मेशन, ऑर्गेनल्स मिलके, साइटोप्लाज्म मिलके तो सेल बन जाता है। दी ऑर्गेनल्स और एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सब सेलुलर मीन सेल से छोटे। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर सेल्स आर फॉर्म्ड, उनके मिलने से सेल बन जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, तो सेल के अंदर डिवीजन है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स हैं, तो उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनल इज स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो हर ऑर्गेनल का अपना फंक्शन है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया
आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इनका काम रेस्पिरेशन है, यानी ऑक्सीजन लेके तो केमिकल्स को, दूसरे फूड पार्टिकल्स उनको तोड़ना, उससे एनर्जी हासिल करना और उनका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना देना। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, सेल के अंदर होता है। एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। इन दिस वे फंक्शंस ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो सेल का फंक्शन ये ऑर्गेनेल्स ही करते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कोई काम कोई करता है, कोई करता है। जैसे आम डेली लाइफ में कोई लकड़ी का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई चीज़ें बेचता है, कोई खाना पकाता है, एट्सेट्रा। नंबर ऑफ सेल्स इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड most protists, the entire organism consists of a single cell। प्रोकैरियोट्स वो उनको कहते हैं जिनका सेल कंप्लीट नहीं है, सेल के सारे ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो वो हैं प्रोकैरियोट्स। अब सेल के पूरे ऑर्गेनेल्स ही नहीं है तो एक सेल से भी कम यानी छोटा ये ऑर्गेनिज्म है। तो और प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। the entire organism consists of a single cell, एक ही सेल्स के बने हुए होते हैं। तो प्रोटिस्ट जो यूनिसेलुलर और ये प्रोकैरियोट्स सेल से भी छोटे हैं, सेल भी नहीं है। और अजीब बात ये जो वायरस हैं, वायरस तो सेल से भी छोटे हैं, ऑर्गेनल की टाइप पे चले जाते हैं, सिर्फ डीएनए और प्रोटीन का कवर है बस, और इंसान की इतनी खिदमत कर रहे हैं, सुकून दे रहे हैं। In the case of most fungi, all animals and plants, the organism consists of up to trillions of cells। फंजाई लें या दूसरे जानवर और प्लांट्स हैं तो इनमें सेल्स कितने होते हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, अरबों के हिसाब से सेल होते हैं, थोड़े नहीं होते। नंबर 4 टिश्यू लेवल। ये था सेल लेवल, cell organelle and cell level. Next, tissue level. A group of similar cells specialized for the performance of a common function, एक ही काम करने वाले सेल्स इकट्ठे होके तो वो टिश्यू बनाते हैं। Each cell explanation is each cell in a tissue carries on its own life process. Each cell in a tissue carries on its own life processes. For example, cellular respiration, protein synthesis, and also some special processes related to the function of these the tissue. जो टिश्यू का अपना फंक्शन है वो वही करता है। रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एग्जाम्पल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, for example epidermal tissue, ground tissue, etc. Animal tissues are also of different types, for example nervous tissues, muscular tissues, etc. ये टिश्यूज़ की डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज का काम इतना ही है। तो मैथ का हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था 1.6 एक्सरसाइज का। 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 पार्ट है। 2x प्लस वाई इक्वल्स 3, 6x प्लस 5y इक्वल्स 1। तो सिमिलरली इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। 2 ये 2, y का कोएफिशिएंट 1, x कोएफिशिएंट 6, 5 और एक्स वाई, और ये इधर आ गया 3 और 1। मैट्रिक बिल्कुल उसी तरह एक ही तरह के सारे क्वेश्चन हैं। ये a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया। तो ए एक्स इक्वल्स बी तो x इक्वल्स ए इनवर्स b, बिल्कुल उसी तरह एक ही तरह, सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं तो उनको सॉल्व करते जाएं। अब फॉर एग्जांपल ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट उसी तरह फाइंड किया। 2 5 10 -6 आ गया 4। तो
इक्वल ज़ीरो के नहीं है। अगर इक्वल ज़ीरो होता तो वो बन जाना था सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका पॉसिबल है कि ये नॉन सिंगुलर है। एज इज नॉट ज़ीरो सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। जाइंट ए, अब इसका इन्वर्स लेना है तो उसके लिए जाइंट ए आपको पता है कि ये नंबर जो है ये रिप्लेस होते हैं और इनके साइन चेंज होते हैं। जाइंट ए ली दिया, ए इनवर्स क्या हो गया 1/a डिटर्मिनेंट इंटू जाइंट ए। सिमिलरली ये आ गया, इसको 1/4 को आपको कहा था कि मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही रहने देना है। अब x इक्वल्स, x का फार्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ, x इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी। तो यही आ गया x इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी। इनमें वैल्यू पुट कर दी ए इनवर्स की और b की 3 1 है। मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ार 15 -1, -6 3 ज़ार -18 और 2 1 ज़ार 2 +2। तो ये आ गया 14 एंड -16। इसको अब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी और इसको भी। ठीक हो गया, 14/4 और 16/4। तो ये आंसर आ गया। ये -16 था, इसके साथ माइनस था, वो गलती से नहीं लिखा गया। तो ये आंसर आ गया। x इक्वल आ गया 7/2, y आ गया 4। सोल्यूशन सेट ही हो गया। सिमिलरली आगे ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है, ट्राई करें। इसका आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 4 का भी ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। जिस बात की समझ ना आए वो आप पूछें। तो ये आज सारे क्वेश्चन आपने करके दिखाने हैं। ये इसके कितने पार्ट्स हैं, ये 8th पार्ट, एट पार्ट्स हैं इसके, यहाँ से यहाँ तक, ये इधर तक। तो ये 8 पार्ट्स आपने आज करने हैं, जिसकी समझ ना आए वो पूछें। तो कल हम करेंगे क्रैमर्स रूल। इन्हीं क्वेश्चंस को क्रैमर रूल से कैसे करना है ये हमने किया मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से।